एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे जो लास्ट पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसके अंतर्गत हमने इसके पहले कई वीडियो अपलोड किया है। आप एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। उस फाइल में पहले से कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाइए और उस पर अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में इसको देखें तो जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश का मतलब कि जो ध्रुवों पर जहाँ पे बर्फ ज़्यादा मात्रा में होता है, ठंडा प्रदेश एकदम होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गर्म फसलें होती हैं वो नहीं उगाई जा सकती हैं, या फसलें जो है वो नहीं उगाई जा सकती हैं। तो वहाँ किया क्या जाता है कि एक इस टाइप का घर बनाया जाता है जिसमें जो किरणें सूर्य से आती हैं वो डायरेक्ट आ जाती हैं, लेकिन निकलने में उनको समस्या होती है। तो उस कमरे का जो टेम्परेचर होता है, उस बॉक्स का जो टेम्परेचर होता है जो बनाया जाता है वो मेंटेन रहता है, और जिससे उसमें कई प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, यहीं से यह एक संकल्पना है। तो अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले आया कहाँ से, तो जोसेफ फोरियर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ फोरियर ने किया सन 1828 ईस्वी में। जोसेफ फोरियर महोदय ने सबसे पहले ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद सन 1858 ईस्वी में जॉन टिंडाल ने इस पर सबसे पहले प्रयोग किया। जॉन टिंडाल ने सन 1858 ईस्वी में जॉन टिंडाल ने सर्वप्रथम इस पर प्रयोग किया, सर्वप्रथम इस पर प्रयोग किया। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, अगर इसको हम जाने तो सबसे पहले आप अच्छे से समझने के लिए कुछ जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके बारे में जान लीजिए। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसके बारे में जान लीजिए, जिसके कारण ऐसा होता है। ग्रीन हाउस गैसें, इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो उत्तरदायी कारक है ग्रीन हाउस गैस का, वो है CO2। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। होता क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं वो हमारे पृथ्वी पर, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये पृथ्वी का जो है ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल।
अब यहां से जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में और कुछ दीर्घ तरंगों के रूप में, यानी कि लगभग 0.4 माइक्रोन से लेकर के 0.8 माइक्रोन या इससे अधिक तक की जो किरणें होती हैं वो सूर्य से आती हैं। जब सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो हमारा ये वायुमंडल है ये पारदर्शी है। यहां से ये किरणें सीधी पृथ्वी पर चली आती हैं, यानी ये किरणें क्या होती हैं, सीधे कहाँ आती हैं, पृथ्वी पे चली आती हैं। और जिससे होता क्या है कि ये पृथ्वी जो होती है, ये पृथ्वी जो है ये गर्म हो जाती है, ये पृथ्वी गर्म हो जाती है। और जब ये गर्म होती है तो फिर से ये अब क्या होगा, उष्मा ये छोड़ेगा, उष्मा ये छोड़ेगा। जब ये गर्म हुआ तो उष्मा क्या करेगा, ये छोड़ेगा। और जब ये गर्म होता है तो ये जो उष्मा छोड़ता है उसी को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। और इस पार्थिव विकिरण में जो तरंगे निकलती हैं वो दीर्घ तरंगे होती हैं, वो दीर्घ तरंगे होती हैं। अब ये दीर्घ तरंगों के रूप में इस पृथ्वी से फिर क्या होगा, ये वापस जाएंगी, ये क्या होगा, वापस जाने का काम करती हैं। लेकिन यही गैसें जो वायुमंडल में उपलब्ध हैं, यही गैसें जो वायुमंडल में उपलब्ध हैं, यह क्या करती हैं, एक लेयर बना के रखती हैं। यही गैसें एक वायुमंडल में एक लेयर बना के रखती हैं और वही लेयर इन दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। और जिससे होता क्या है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का जो पृथ्वी है वो और अधिक गर्म होता है, जिससे तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और कहा जाता है कि ये एक शताब्दी में जो पृथ्वी का तापमान हो 3 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रत्येक 30 वर्ष में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ रहा है, 1 डिग्री इसका तापमान बढ़ रहा है। अब जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो बढ़ने से होता क्या है, बढ़ने से ये होगा कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी जब, तो जो बर्फ ग्लेशियर जो है वो क्या होगा, पिघलेगा और जिससे समुद्र तल का जो तल है जो ऊंचा उठेगा और जिससे जो समुद्र के किनारे आसपास की जो बस्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, डूबने के कगार पे आ जाएंगे। तो ये इससे होता क्या है कि तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक बार फिर से आप समझिए कि ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ फोरियर ने किया सन 1828 ईस्वी में। इस पर सर्वप्रथम प्रयोग 1858 ईस्वी में जॉन टिंडाल ने किया। इसमें जो प्रमुख गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन के साथ साथ जलवाष्प भी इसमें पाया जाता है। ये होता क्या है, पृथ्वी पर जो सूर्य से किरणें आती हैं वो वायुमंडल से सीधे तो आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो किरणें लघु तरंगों के रूप में होती हैं। लेकिन जब वह पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाती हुई किरणें जो होती हैं, उसको यही गैसें जो वायुमंडल में उपलब्ध हैं, आपने पढ़ा था कि जो वायु होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है। और गैसों के मिश्रण में आपने ये पढ़ा था कि इनकी जो सांद्रता होती है या इनका जो प्रतिशत होता है या इनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और इसमें जब बदलाव आता है, यानी कि CO2, CFC, CH4, N2O3, इसमें जब इसके सांद्रता में जब बदलाव आएगा तो होगा क्या कि वायुमंडल में जब इन गैसों की मात्रा बदलेगी, परिवर्तन होगा, अधिकता होगी, तो वायुमंडल में इन्हीं गैसों के द्वारा एक परत, एक लेयर बना लिया जाता है। और जिससे जब पार्थिव विकिरण के रूप में किरणें वापस जाती हैं तो वह उनको जाने से रोकती हैं और जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आप ग्रीन हाउस गैस किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे कि सूर्य से आने वाली लघु और दीर्घ
तरंगे जो वायुमंडल से बिना किसी रुकावट के पृथ्वी तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा को छोड़ता है और वह दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो उसको वहाँ से बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और पृथ्वी का तापमान ये बढ़ने का जो कारण है, यानी यहाँ का जो तापमान बढ़ता है या जो तापमान मेंटेन होता है, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में जो फसलें होती हैं उसको उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं सड़क पे एक मान लीजिए कार खड़ा हुआ है, सड़क पे एक कार खड़ा हुआ है, अब यहाँ इसमें जो ऊष्मा आती है वो इस शीशे, इसके अंदर जो शीशा लगा हुआ है इसको पार करके कार के अंदर चली जाती है, यानी ऊष्मा अंदर चली गई। लेकिन यह अब ऊष्मा बाहर आने से क्या करती है, रोकती है, यानी शीशे को पार करके ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उस कार का एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और आप जब कार में जाके बैठते हैं तो लगता है कि अब बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बाहर उतनी गर्मी नहीं है जितना कार के अंदर है। तो हुआ क्या कि कार का जो शीशा था उस शीशे के अंदर तो ऊष्मा चला गया, लेकिन उससे बाहर वह निकल नहीं पाया, क्योंकि शीशे ने उसको क्या किया, रोक दिया, बाहर निकलने से रोक दिया। वही सेम काम होता है आपकी इस पृथ्वी और वायुमंडल में। सूर्य से किरणें जो आती हैं वो सीधा चली आती हैं, लेकिन जब पृथ्वी अपने पार्थिव विकिरण के द्वारा किरणों को भेजती है तो वायुमंडल में उपस्थित ये गैसों का जो लेयर होता है वही लेयर उन ऊष्मा को या किरणों को बाहर जाने से रोकता है, जिससे पृथ्वी का एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। और उसी को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए इसके आगे इसके कारकों की चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि हरित गृह के प्रभाव के कारक कौन कौन से हैं। तो हरित गृह प्रभाव के कारक, हरित गृह प्रभाव के कारक, सबसे पहले वनों की कटाई, दूसरा यातायात के साधन, तीसरा एयर कंडीशन और फ्रिज, चौथा कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, उसके बाद ईंधन का जलना, उसके बाद CH4 के स्रोत। आपको बताया गया था CH4 यानी मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है, उसको हमने इसके पहले की क्लास में बताया था। तो CH4 के जो भी स्रोत हैं उससे क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं। उसके बाद कारखानों से निकला हुआ धुआं, कारखानों से निकला हुआ धुआं, कारखानों से निकला धुआं। जो कारखाने से धुआं निकलता है, जो कारखाने से धुआं निकलता है उससे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कोयले की खान से जो उत्सर्जन होता है, कोयले की खान से जो उत्सर्जन होता है, आठवां है कोयले की खान, कोयले की खान से उत्सर्जन। तो ये हो गया हरित गृह प्रभाव के कारक। कारक में वनों की कटाई, यातायात के साधन, AC फ्रिज, कीटनाशक
कीटनाशकों का प्रयोग, ईंधन का जलना, CH4 यानी मीथेन के जो स्रोत हैं जहाँ से ये निकलता है, कारखानों से निकला धुआं, कोयले की खान से जो भी उत्सर्जन होता है वह। अब हरित गृह का प्रभाव क्या होता है इसको देखेंगे। हरित गृह का प्रभाव, हरित गृह का प्रभाव यानी जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद समुद्र तल का, समुद्र तल का बढ़ना, ये इसके प्रभाव हैं। तीसरा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि जब गर्म होगा मौसम तो यहाँ से जलवाष्प ज़्यादा निकलेगा, और जलवाष्प ज़्यादा निकलेगा तो जो हमारा जलवायु है वो क्या होगा, जो पहले से निश्चित है उसमें परिवर्तन आना शुरू होगा। खाद्यान्न उत्पादन में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, समुद्री जीवों पर कुप्रभाव, समुद्री जीवों पर कुप्रभाव, समुद्री जीवों पर कुप्रभाव। इसके अलावा चक्रवातों का बनना, बीमारियों का फैलना, चक्रवातों का बनना, चक्रवातों का बनना, बीमारियों का फैलना, बीमारियों का फैलना, सूखा पड़ना, सूखा पड़ना। तो ये हरित गृह का प्रभाव क्या होगा उसके बारे में हमने चर्चा किया कि हरित गृह के प्रभाव क्या क्या होंगे। जल स्रोतों की कमी होगी, जल स्रोतों की, जल स्रोतों की कमी होगी, और रेगिस्तान, रेगिस्तान क्षेत्रों में वृद्धि होगी। तो ये हरित गृह प्रभाव के कारक कहाँ क्या क्या उत्तरदायी होता है ये लिख दिया गया। और हरित गृह का प्रभाव क्या होगा, यानी जब एक टेम्परेचर मेंटेन होगा, जब पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हरित गृह प्रभाव जो है वो आपका या तो टिप्पणी में आएगा और या तो फिर आपका वो छोटे वाले क्वेश्चन में आएगा। तो आप इसको इतना लिख करके, अगर आप मान लीजिए और पेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग लिख दीजिएगा कि जब गैस इस प्रकार के गैसों से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। और जिस गर्म होने का प्रभाव क्या पड़ता है कि जो ध्रुवों पर बर्फ़ है वो पिघलना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है, समुद्र तल का बढ़ना है, समुद्र तल का अगर बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो इलाके हैं वो डूबने के कगार पे आ जाएंगे, यानी बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। और इससे ही जलवायु में परिवर्तन होता है। होता क्या है, गर्म जब पृथ्वी गर्म होगी तो इससे होगा क्या, जलवायु में परिवर्तन होगा, खाद्यान्न में कमी आएगी। इस प्रकार से जब मौसम उतार चढ़ाव वाला रहेगा, कभी ज़्यादा वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ेगा, तो इससे होगा क्या कि खाद्यान्न में कमी आएगी, समुद्री जीव पर प्रभाव होगा। जब पृथ्वी गर्म होती है तो पानी वाष्प के रूप में ज़्यादातर ऊपर जाता है, वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। तब समुद्र में जो नमक की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो यहाँ पे समुद्री जीव होते हैं उनके लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लंबा लिखना है तो इसी को आप हेडिंग को थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए, आपका ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।